Assalamu alaikum and another welcome into Live with Shifam. मैं हूँ राबिया अजीज़ and as always हम आपके लिए कुछ इस तरह के सेशंस लेके आते हैं जिनसे आपकी आगाही बढ़ सके, आप बाकियों में आगाही बढ़ा सकें, बात कर सकें और कभी कभार स्पेशलिस्ट का इस सेशन में होना, इस प्रोग्राम में होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि कुछ सवाल होते हैं जो हम हिचकिचाते हैं पूछते हुए, हम अपने डॉक्टर से नहीं बात कर सकते। तो ये वो मौका है कि कोई सवाल छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई सवाल बेवकूफ़ाना सवाल नहीं होता। प्लीज़ पूछें, बिकॉज़ अगर आप सवाल पूछेंगे तो आपकी इल्म में इजाफा होगा। एंड आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर औरंगज़ेब से, हु इज़ ए पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जन एंड उनको साथ स्ट्रीम पे लेते हुए उनसे बात करते हैं थोड़ी और पूछते हैं कि पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी के इर्द-गिर्द क्या होता है। लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर औरंगज़ेब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम राबिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम, क्योंकि मुझे पता है कि स्पेशलिस्ट के पास इतना वक्त नहीं होता, यू आर प्रेस्ड फॉर टाइम। तो सबसे पहले डॉक्टर औरंगज़ेब प्लीज़ अपना थोड़ा सा तारुफ कराइए। मेरा नाम डॉक्टर औरंगज़ेब अब्बासी है, मैं कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हूँ और पिछले 8-9 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ न्यूरोसर्जरी की कराची में, और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी हमारा जाना होता है। बहरहाल उसके साथ मेरी सर्टिफिकेशन है गामा नाइफ न्यूरोसर्जरी में, जिसमें हम ब्रेन ट्यूमर्स वगैरह को ट्रीट करते हैं, और उसके साथ मेरी 2 सर्टिफिकेशंस और हैं यूएसए के साथ। बाकी पेशेंट्स को हम एज ए न्यूरोसर्जन देखते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्लो रहता है। सिंध से भी, बलूचिस्तान से भी काफ़ी ज़्यादा पेशेंट आते हैं इन 809 सालों में जो मैंने एज ए कंसल्टेंट देखे हैं। एब्सोल्युटली। एंड यू नो आज के सेशन को अगर हम लेके चले एंड अगर पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी को थोड़ा सा हम तोड़ के समझाने की कोशिश करें कि पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी जो है वो न्यूरोसर्जरी की एक सब स्पेशलिटी होती है। हर न्यूरोसर्जन जाके बच्चों के साथ नहीं काम कर सकता। आपको उस तरह के और ज़्यादा एडवांसेस करने होते हैं जो सर्जिकल प्रोसीजर्स। तो अगर हम इस वक्त जो हमें आपको सुन रहे हैं उनको समझाएं कि न्यूरोसर्जरी से क्या मुराद है, का मतलब क्या होता है। देखिए, पीडियाट्रिक जैसा कि आपने डिफाइन किया, न्यूरोसर्जरी की भी बहुत सारी अब ब्रांचेस हैं। उसमें स्पाइन अलग हो जाती है, ब्रेन ट्यूमर्स हैं, और पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी है। अगर हम आए रेडिएशन की तरफ, तो रेडिएशन की भी उनकी एक अलग ब्रांच है। तो ये अब मुख्तलिफ हिस्सों में जो है हर फील्ड के, बल्कि मैं कहूँगा सुपर स्पेशलिटीज होती जा रही हैं। सब स्पेशलिटी के बाद सुपर स्पेशलिटी, और काफी आपके प्रोग्राम में भी आते हैं जो पीडियाट्रिक्स में एफसीपीएस करते हैं और उसके बाद पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजी, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी की भी फील्ड में जाते हैं। तो सेम इट इज न्यूरोसर्जरी में भी इसी तरह होता है और बाकी फील्डों में भी हो रहा है इस तरह से। तो अब जो पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी है उसमें जो चीजें आती हैं, जो कॉमन हम लोग देखते हैं, वो माइलोमेनिंजोसील है कमर में, जिसको फोड़ा देखने को मिलता है बहुत ज्यादा, स्पेशली इस रीजन में। और उसके अलावा दिमाग में पानी का हो जाना, हाइड्रोसेफेलस कहा जाता है उसको। हाइड्रोसेफेलस बहुत कॉमन है हमारी फील्ड में। और उसके अलावा कैरी मॉलफॉर्मेशन, दिमाग का नीचे आ जाना, स्पाइन में आ जाना, तो कैरी मॉलफॉर्मेशन के काफी पेशेंट हम देखते हैं इन न्यूरोसर्जरी, स्पेशली पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी। एब्सोल्युटली। एंड जैसे कि आपने कहा कि हाइड्रोसेफलस, उसकी शंटिंग, किरनेसिनोस्टोसिस और उसकी रेपरेशन, जी, बिकॉज बहुत क्रेनियोस्टोसिस। सारे
बहुत सारे बच्चे सिंध रूरल एरियाज़ में बलूचिस्तान से इवन पंजाब से जो आते हैं वो इस किस्म की क्रेनियल सर्जरीज के लिए आते हैं जिनके अंदर ये अनोमलीज पाए जाते हैं। तो जब माँ बाप अपने बच्चे को लेकर आते हैं तो आप उनसे जो फर्स्ट जब आप उनके स्कैन्स देख रहे होते हैं या जब आप उनको बता रहे होते हैं, हम जो एक कॉन्वर्सेशन बहुत सारे महीनों से जारी रख रहे हैं डॉक्टर औरन से, वो ये रही है कि डॉक्टर का काम सिर्फ डॉक्टरी तक नहीं रह जाता, वो काउंसलर भी बन जाता है और वो माँ बाप को तसल्ली भी दे रहा होता है, साथ में बता भी रहा होता है, साथ में समझा भी रहा होता है। तो इन योर क्लिनिक आप इसको किस तरह एक्सपीरियंस करते हैं और किस तरह लेके चलते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, स्पेशली पेरेंट्स के लिए भी, रिलेटिव्स के लिए भी। इसमें जो हमें सबसे ज़्यादा 2 चीज़ें हम देखते हैं और आपने भी नोट किया होगा कि 2 एक्सट्रीम्स हैं। एक एक्सट्रीम तो ये है कि जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, अक्सर लेट आते हैं। तो कोई ना कोई उनकी लोकेलिटी में तो लोकल डॉक्टर उनको देखते हैं, या अगर उनके कोई रिलेटिव्स हैं तो वो उनको बताते हैं कि भाई ऑपरेशन नहीं करवाना या फला चीज नहीं करवाना, ये हो जाएगा, हमने फलां को देखा था। तो फलां को क्या बीमारी थी वो किसी को नहीं पता, लेकिन वो एक लोकल के आसपास अपने किसी रिलेटिव से या किसी दूर के जानने वाले से कुछ सुनी सुनाई बातों पे अमल करते हैं। और होता क्या है इन द लेट, जैसे आपने क्रेनियोस्टेनोसिस के बारे में कहा कि उसमें सुचर को ओपन करना होता है, लेकिन सुनी सुनाई बातों में वो लेट कर देते हैं। और होता क्या है कि बच्चों का दिमाग बढ़ नहीं पाता वक्त पे, और वो क्लोज होता है जब उनको झटके पड़ते हैं, जब उनको खाने पीने को छोड़ देते हैं, वो या हाथ पांव की कमजोरी शुरू होना शुरू हो जाती है। उस स्टेज में फिर पेरेंट्स हमसे कांटेक्ट करते हैं कि भाई हम उनको जब ऑप्शन देते हैं कि ये इसका इलाज है या इस तरह से हम प्रोसीड करेंगे, तो वो बताते हैं कि भाई हमने तो अपने मोहल्ले में या अपने रिश्तेदारों से पूछा था, उन्होंने कहा कि आप ये करवाएंगे तो ये हो जाएगा। ये तो ये सुनी सुनाई बातें बहुत होती है। तो सबसे पहले तो हमें ये काउंसिल करना पड़ता है। सेकंड एक्सट्रीम ये है कि लोग अपनी बीमारी को खुद ही गूगल कर लेते हैं, कि खुद ही गूगल किया, खुद ही उसको पढ़ा और खुद ही उसको समझ लिया। इसको पढ़ने में काफी टाइम लगता है। तो एटलीस्ट अगर उनको किसी भी तरह का बीमारी के हिसाब से या अपने डायग्नोसिस के हिसाब से सेटिस्फेक्शन चाहिए, 2 या 3 डॉक्टर से अपना ओपिनियन करवा लें। दिस इज द बेस्ट वे जो मैं सजेस्ट करूंगा, कि एटलीस्ट आप 1-2 डॉक्टर से ओपिनियन करवाएंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। सेकंड ये है कि काउंसलिंग हमें बिल्कुल पेरेंट्स की करनी पड़ती है, इधर फॉर, ऐसा नहीं कि हमेशा सर्जरी ही होती है। अगर हम कंजर्वेटिव प्रोसीजर की तरफ भी जा रहे हैं तो हमें पूरा पेरेंट्स को समझाना पड़ता है। उनके भी बहुत सारे खदशे होते हैं, बहुत सारे उनके सवालात होते हैं, कुछ रेलेवेंट कुछ इनरेलेवेंट, तो उनके बारे में हमें बताना पड़ता है। फिर ये भी देखना पड़ता है कि बेबी कौन से नंबर पे है, फर्स्ट है, सेकंड है, क्या पहले कभी खानदान में इस तरह की बीमारी हुई है या इससे एडल्ट या बच्चा जो है उसमें हुई है। तो उस हिसाब से हमें जो है मदर की न्यूट्रिशन को भी देखना पड़ता है और उसको भी मद्देनजर, और इन सारी बातों को काउंसिल करना पड़ता है हमें। सेकेंडली, अगर हम सर्जिकल प्रोसीजर की तरफ जाते हैं तो सर्जरी इज नॉट द एंड, हमें वहां पे खत्म नहीं करना होता। उसके बाद रिहेबिलिटेशन भी होती है। कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो उसके बाद हमें एड्रेस करने पड़ते हैं। तो मेंटल हेल्थ के बारे में बच्चों की, तो उसके बारे में भी हमें काफी पेशेंट्स को काउंसिल करना पड़ता एंड जैसे कि मुझे समझ आ रही है ये इस किस्म की प्री ऑप एंड पोस्ट ऑप केयर बहुत ज़रूरी होती है। एंड है। हम पोस्ट ऑप की तरफ थोड़ी देर बाद में आएंगे, लेकिन टू बी एबल टू आइडेंटिफाई डॉक्टर औरंगजेब के अगर हम सर्जरी या कंजर्वेटिव मेथड को लेके चल रहे हों तो पेरेंट्स को ये समझाना कि ये एक टीम वर्क होती है। इसमें न्यूरोसर्जन अकेले नहीं काम करता, इसमें बहुत सारे अदर प्रैक्टिशनर्स भी उनके बच्चे को देख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होता है, हेमेटोलॉजिस्ट होता है, सर्जन के अलावा जो रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज होते हैं, यूरोलॉजिस्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब आप माँ बाप को काउंसल कर रहे होते हैं और उनको बताते हैं कि ये इस तरह से एक टीम एफर्ट है, एक टीम को लेके चलना है, तो इन योर क्लिनिक या इन योर years ऑफ एक्सपीरियंस आपको किस तरह की मिथ्स और मिस इन्फॉर्मेशन का सामना करना पड़ता है? राबिया, इसमें ये होता है कि अक्सर पेशेंट हमारे पास आते हैं तो मल्टी डिसिप्लिनरी इश्यूज पेशेंट के साथ होते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि एमएमसी है, माइलोमेनिंजियोसील है,
अगर इस तरह का पेशेंट हमारे पास आता है तो उसमें ऑर्थोपेडिक के इश्यूज भी होते हैं, क्लब फुट, प्लस में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या यूरिनरी इश्यूज भी हो जाते हैं, तो उसमें 2-3 स्पेशलिटीज आ जाती हैं। न्यूरो के इश्यूज हो सकते हैं, तो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ सकती है। तो ऑर्थोपेडिक भी इन्वॉल्व हो गई, यूरोलॉजी भी इन्वॉल्व हो गई, न्यूरो सर्जरी भी इन्वॉल्व हो गई। अब अगर कमर में फोड़ा है, अगर एमएमसी है, तो पेरेंट्स ये समझते हैं कि भाई हम इसका ऑपरेशन करवाएंगे तो सारी चीजें खुद ब खुद सही हो जाएंगी। तो वो हमें उनको काफी गाइड करना पड़ता है, काउंसिल करना पड़ता है कि इट्स नॉट वन मैन जॉब। जो भी चीजें पैदाइशी तौर पे बच्चे में होती हैं, वो कभी भी अकेले नहीं आती है। बहुत रेयर है कि कोई एक ही इशू हो, हमेशा उसमें 2-3 चीजें साथ होती हैं। जैसे अगर हम बात करें इवन एमएमसी की, माइलोमेनिंजोसिस की, तो उसके साथ हाइड्रोसेफेलस बहुत एक कॉमन इशू होता है, जो 85% एसोसिएटेड है एमएमसी के साथ, और वाइस वर्सा। तो ये चीजें हमें पेरेंट्स को बतानी पड़ती हैं, काउंसिल करनी पड़ती हैं कि भाई ठीक है, हमने तो कमर में जो था वो रिपेयर कर दिया है, अब इसके क्लब फुट है, जिसके लिए आपको ऑर्थोपेडिक के पास जाना पड़ेगा, या अगर इनकॉन्टिनेंस है तो आपने यूरोलॉजिस्ट को कंसर्न करना पड़ेगा, या फिर अगर उसके जो माइलस्टोन्स हैं वो डिलेड है, तो ही हैज टू कंसल्ट द पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट। तो ये सारी चीजें फिर हमें उनको समझानी पड़ती हैं। तो कुछ पेशेंट्स, कुछ ऐसे होते हैं पेरेंट्स जो अग्री कर जाते हैं, कुछ फिर समझते हैं कि शायद हमें डॉक्टर इधर उधर घुमा रहे हैं या ये कर रहे हैं, तो ये भी उनको काफी शक और शुबात में होते हैं। तो अगेन इसके लिए मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि आप एक डॉक्टर से कंसल्ट ना करें। अगर सेटिस्फेक्शन है तो ठीक है, नहीं तो 1 से 2 ओपिनियन आप जरूर लें, ताकि आपको अपनी बीमारी के बारे में पता भी चले और सेटिस्फेक्शन। एब्सोल्युटली। एंड इसके साथ साथ मैं ये भी बताती चलूँ कि जैसे कि डॉक्टर औरंगज़ेब ने कहा कि बाज़ औक़ात पोस्ट केयर जो होती है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, बिकॉज़ कोमॉर्बिडिटीज़ जो होती हैं वो बहुत सारी एक साथ जुड़ी हुई होती हैं कुछ बच्चों के केसेस में। एंड उसके अंदर बाद में नर्सेस का होना, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, एजुकेटर्स, चाइल्ड लाइफ स्पेशलिस्ट, इन सब का साथ में मिल के काम करना बहुत ज़रूरी है आपके बच्चे के बेनिफिट के लिए। एंड जहाँ पे जैसे कि डॉक्टर ने कहा कि डॉक्टर शॉपिंग भी एक चीज़ है कि आप जाके एक दो कंसल्टेंट से मशवरा करते हैं, पूछते हैं, लेकिन ये देखना कि आपके और आपके बच्चे के लिए कौन सी टीम बेनिफिशियल है, ये बहुत ज़रूरी होती है बात। डॉक्टर औरंगज़ेब, जब हम बात करते हैं अबाउट चिल्ड्रन एंड देयर फैमिलीज, एंड आपने कहा कि बाज़ औक़ात अर्ली इंटरवेंशन जो आप प्रमोट कर रहे होते हैं, अर्ली इंटरवेंशन केसेस नहीं आते, या तो वो केस ख़राब हो चुका होता है, या वो उनको कोई हेल्प नहीं मिली होती, जिसकी वजह से जब एपिलेप्टिक सीजर्स या इस तरह के फिट्स होते हैं तो वो बच्चे को अंदर लेके आते हैं हॉस्पिटल में। इन योर एक्सपीरियंस, वो कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं या कुछ वो कौन सी ऐसी इलनेसेस हैं जिनके अंदर प्रीएम्प्टिवली अगर हेल्प की जाए तो एक बेहतर कोपिंग या क्योर की तरफ जा सकते हैं? देखें, जो हमारी फील्ड से न्यूरोसर्जरी से रिलेटेड है, उसमें अमूमन जो है वो पैदाइश के वक्त ही, बल्कि अल्ट्रासाउंड, जो अर्ली अल्ट्रासाउंड होते हैं, उनमें भी पता चल जाता है कि ब्रेन में, दिमाग में पानी है या नहीं है, या उनको जो है एमएमसी का इशू है या नहीं है, इवन कैरी मालफॉर्मेशन का पता भी चल जाता है। तो बहरहाल अब जब भी पेशेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं एक्चुअली, वो कंसीव करने का सोचते हैं, तो पहले तो उनको फॉलिक एसिड वगैरह का अपना लेना चाहिए। इवन फर्स्ट बेबी से, अब तो मैं ये कहूँगा कि फर्स्ट बेबी से ही लेना चाहिए। और अगर उसके बावजूद या उससे पहले किसी को हो चुका है, तो हम डिलीवरी तक पेशेंट को ले जाते हैं कि डिलीवरी हो। उसके बाद बच्चे के जो पैदाइश के बाद इश्यूज हैं उनको देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, उसके साथ उसकी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जिसमें अक्सर हम एमआरआई करवाते हैं, एक्सरेज करवाते हैं, और ईएमजी करवाते हैं, ताकि पता चले कि टांगों में कितना पावर है। एज एज हमारे पास एज अ मेडिको लीगल भी वो अप्रूव रहता है, और पेरेंट्स को भी हमें बताने में आसानी होती है कि भाई इतना चीज़ें हैं और इन इन चीज़ों को हमें एड्रेस करना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर हम, अगर लेट सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे कहूँ कि हाइड्रोसेफेलस है, तो उसके बाद उसका शन डलता है।
शंट मुख्तलिफ नौइयत के होते हैं, प्रोग्रामेबल, नॉन प्रोग्रामेबल, कुछ बाहर से आते हैं जो अब डेफिनेटली एक्सपेंसिव हो गए हैं काफ़ी। वो फिर हम उनको ऑप्शन देते थे, इधर आप इसके लिए जाएँ। उसके अलावा एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स होते हैं हाइड्रोसेफेलस को रिज़ॉल्व करने के लिए। वो ऑप्शंस हम उनको बताते हैं कि आप इनको भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो उनमें से जो भी पेशेंट अपने ऑप्शंस चूज़ करता है, तो उसकी रेलेवेंस पे फिर हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं। और ऑपरेशन के बाद हाइड्रोसेफेलस के हम पेशेंट को सर्विलेंस पे रखते हैं कि वो फ़ॉलो-अप पे आए। एवरी 3 टू 4 मंथ्स हम उनको बुलाते हैं, हम उनकी ग्रोथ देखते हैं और उनके जो माइलस्टोन्स हैं, जो वो अचीव कर रहे हैं, उनको ऑब्ज़र्व किया जाता है। और अगर हमें लग रहा है कि नहीं, इनमें कम है, तो फिर हम पीडियाट्रिशियन को भी उसमें इन्वॉल्व करते हैं कि भई आप उनके पास जाएँ। और अगर कोई डिले है, अगर कोई ऐसा टॉनिक है, ब्रेन टॉनिक जो बच्चे को जिसकी ज़रूरत है या और किसी की, तो वो आप उस पे करें। इसी तरह ये अगर उनकी टाँगों में या किसी में वीकनेस हमें लगती है, तो अगेन हम फिज़ियोथेरेपी वगैरह रिहैबिलिटेशन के लिए उनको भेजते हैं। लोग समझते हैं कि फिज़ियोथेरेपी शायद 1 दिन का काम है, 2 दिन का या 1 वीक का है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिज़ियोथेरेपी टेक्स टाइम। 2 से 3 महीने एक्चुअली लगते हैं अच्छे रिज़ल्ट्स आने के लिए, जो रिज़ल्ट्स हम एप्रिशिएट कर सकें। तो ये भी लोगों में एक सेंस है कि वो समझते हैं कि नहीं, हम 1 हफ्ते में रिज़ल्ट नहीं आए, 15 दिन में, तो वी लीव इट। नहीं, हमने तो ऐसा भी देखा है कि 2-2 ढाई-ढाई महीने तक हम फिज़ियोथेरेपी चलाते हैं, उसके बाद जाके अच्छे रिज़ल्ट्स आना शुरू होते हैं। और इसी तरह यूरोलॉजिकल कुछ एक्सरसाइज़ हैं, अगर किसी को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, तो फिर वो उनको एक्सरसाइज़ेज़ बताते हैं, तो और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाती है उनमें। पेशेंट्स में देखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा उसमें इम्प्रूव आती है। तो इट्स अगेन कि एक किसी स्पेशलिटी में वो नहीं आते बच्चे, वो मल्टी फुल डिसिप्लिनरीज़ में आते हैं, तो फिर उनको उन्हीं तरह ही ट्रीट किया जाता है। And you know, Dr. Aurangzeb, I think it's so fantastic and amazing क्योंकि लोग अमूमन ये समझते हैं कि वो आज यू नो न्यूरोसर्जन का इंटरव्यू चल रहा है, वो गेस्ट के तौर पे आए हुए हैं बात करने के लिए, लेकिन आपने कितनी इम्पोर्टेंट बात की है कि रिहैबिलिटेशन के बगैर रिगार्डलेस के वो सर्जरी क्यों ना बेस्ट तरीके से हुई हो, उसके जो असरात हैं वो पूरी तरह नहीं दिखाई देंगे अगर रिहैबिलिटेटिव केयर के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं की गई। एंड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, टाइम, एफर्ट एंड मेहनत, जिसको जो बहुत ज़्यादा टैक्सिंग होती है फॉर पेरेंट्स। तो जी हाँ, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि इस चीज़ को ज़्यादा हाइलाइट नहीं किया जाता। इवन बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स भी इस चीज़ को इतना एप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन मैंने काफ़ी प्रैक्टिस में देखा है कि रिहैबिलिटेशन का बहुत अच्छा असर होता है। और अगेन इट टेक्स टाइम। 2 से 3 महीने में मैंने जो लोग करवाते हैं और कंसिस्टेंट होते हैं, तो ऑनेस्टली आई हैव सीन अ वेरी गुड रिजल्ट्स उन पेशेंट में। बाकी अगर कोई इस मेंटालिटी के साथ चले कि मैं 1 हफ्ते की फिजियो में चीज़ें तो ठीक है, एक्सपेंसिव है, तो मेरा तो उनको ये होता है कि जो भी आपको घर के करीब पड़े, जो भी आप अफोर्ड कर सकें वो करवाएँ, लेकिन करवाएँ ज़रूर। उसके काफ़ी अच्छे उनको असरात मिलते हैं। और अगेन काउंसलिंग यही होती है कि कम से कम 2 ढाई महीने में आप रिजल्ट्स देखें कैसे आते हैं। तो काफ़ी पेशेंट इस करवाते हैं और माशाल्लाह बहुत-बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। डॉक्टर औरंगज़ेब, जब हम बात कर रहे हैं अबाउट यू नो रिहैबिलिटेशन, उससे पहले अगर हम पोस्ट ऑप केयर की तरफ आ जाएं थोड़ा सा, in terms of surgery, I do understand that different kinds of surgeries and different kind of conditions के अंदर different treatments और different methods use होते हैं towards treatment, लेकिन एक चीज़ होती है पोस्ट ऑप केयर। एंड अगर मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करना चाहूँ आज इन टर्म्स ऑफ पेरेंट एंड केयर गिवर्स की अटेंशन एंड अवेयरनेस के लिए, एजुकेशन के लिए, कि जब किसी बच्चे की ट्रीटमेंट या सर्जरी का टाइम आता है, तो जो पोस्ट ऑप केयर की जो पोस्ट सर्जरी टाइम होता है, वो क्यों बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। So let's get into perhaps surgeries या infections, so post surgery infections. बिल्कुल राबी, आपने बहुत वैलिड पॉइंट दिया है। इसके साथ मैं एक उससे पहले एक पॉइंट बताना चाहूँगा कि बल्कि मुझे उसी में आपके काउंसलिंग वाले पॉइंट पे भी ऐड करना चाहिए था रिगार्डिंग काउंसलिंग फॉर सर्जरी। जब हम काउंसलिंग करते हैं, तो लोगों को हमें हर चीज़ बतानी पड़ती है कि जब सर्जरी होगी
सपोजिटली अगर ब्रेन ट्यूमर या इस तरह से चीज है तो पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिवली आईसीयू में भी जा सकता है, आईसीयू की नीड भी हो सकती है, और पेशेंट में कोई करंटली या 1-2 महीने के लिए हो सकता है कोई वीकनेस वगैरह हो। अब देखें, इश्यू पहले से ब्रेन में मौजूद है, देयर इज अ ट्यूमर, वी हैव टू रिमूव दैट ट्यूमर। तो हमें पेशेंट के अटेंडेंट को, उनके पेरेंट्स को हर चीज काउंसिल करनी पड़ती है, और वो उनका राइट भी है जानना। और अक्सर पेरेंट्स इस काउंसलिंग को नेगेटिव ले जाते हैं, यार ये डॉक्टर तो इस तरह से बातें कर रहा है, ये हो जाएगा, वो उसके एवज में वो उस चीज को प्रेफर करते हैं जो उनको कुछ ना बताए, कि हाँ भाई सब सही है, अच्छा हो जाएगा और देयर इज नथिंग टू वेरी अबाउट। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। अब एक बात है कि हम, और वो कहते हैं कि गारंटी दें या बिल्कुल सिर्फ देखें, आप किसी भी अच्छी गाड़ी को जब शोरूम से लेते हैं तो वो कभी भी आपको गारंटी नहीं देगा कि भाई इसमें स्क्रैच नहीं आएगा, इसका टायर कभी पंचर नहीं होगा। मैं अक्सर उनको ये एग्जांपल देता हूँ कि कभी भी गारंटी नहीं देगा। दीज आर द थिंग्स दैट कैन हैपन। इशू पहले से मौजूद है, वी हैव टू रिजॉल्व दैट इशू। उसकी ये कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हमने नहीं बनाई, जो जो बुक्स हमने पढ़े हैं, जो एजुकेशन हमने हासिल की है, वो अंग्रेजों ने लिखी है, ब्रिटिश बुक्स है, यूएस की बुक्स है, उसमें पहले से मौजूद है। तो ये हमारा राइट होता है कि हम उनको बताएं, पेरेंट्स को। तो ये चीजें हैं जो उनके लिए जानना बहुत 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 जरूरी होती है। सेकंड, आपने एब्सोल्युटली। बात की है पोस्ट ऑपरेटिव इसके केयर अंदर की। मैं एक और चीज डॉक्टर औरंगजेब अगर सिर्फ ऐड करती जाऊं, सॉरी, जस्ट जस्ट फॉर हम्म, आर्गुमेंट से, कि अगर कॉन्वर्सेशन से, सॉरी आर्गुमेंट से, कि जो आपने बात की कि सिंध में रहते हुए या बलूचिस्तान में रहते हुए या पंजाब में रहते हुए बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो बाज़ औक़ात रेयर होती हैं, किसी ने नहीं देखी होती, फर्स्ट टाइम लोग देख रहे होते हैं। या फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती चलूँ कि मेरी बेटी के 3 स्विचेस जो थे पैदाइश पे एपर्ट सिंड्रोम की वजह से, क्रेनियोसिनोस्टोसिस उसको था, तो उसके जी 3 जी। जो थे स्विचर्स वो ऑलरेडी फ्यूज थे। एंड ये जब जब बात जब सर्जन्स और प्रैक्टिशनर्स के साथ अवेयरनेस के तौर पे जब मैं बात करती थी, तो बहुत सारे केयर गिवर्स आते थे अंदर क्लिनिक्स के और कहते थे कि भाई हम इसको अगर हम सर्जरी करते हैं तो ठीक है, मेरे बच्चे का दिमाग, मेरे बच्चे की खोपड़ी तो बड़ी हो जाएगी, उसके दिमाग को बड़े होने की वो कुव्वत मिलेगी, ताकत मिलेगी, लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते और कर सकते हैं, हम रिहैबिलिटेशन भी नहीं कर सकते। तो कभी कभार पेरेंट्स के साथ डॉक्टर्स को शायद वर्क कर जाना पड़ता है और उनको दिखाना पड़ता है कि ये आपके लिए, आपके बच्चे के लिए बेहतरी हो सकती है। तो आई नो इट्स अ वेरी वेरी टफ जॉब, जहाँ पे डॉक्टर्स को एक और पर्सपेक्टिव से माँ बाप को ये दिखाना होता है कि ये वाली जो लाइफ है कैन लीड टू एक वेजिटेटिव लाइफ या एक स्टॉप, और जो दूसरी जगह है जहाँ पे शायद आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़े, शायद आपको बहुत पैसे खर्च करने पड़े, या आपको मुफ्त इलाज की तरफ जाना हो, अगर कोई इस तरह की फाउंडेशंस हैं जो उसमें काम कर रहे हैं, हम्म। तो इस तरह की भी अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आई थॉट आई जस्ट पुट दैट इन बिफोर यू गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। नहीं, इसमें बिल्कुल रवि आपने सही बात की। देखिए, इलाज मुख्तलिफ लेवल पे है, हॉस्पिटल्स मुख्तलिफ लेवल पे हैं, एक्सपेंसिव भी हैं, उससे कम भी हैं, एवरेज भी हैं, और ऐसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं जो बहुत जबरदस्त काम कर रही हैं और बहुत ज्यादा फैसिलिटीज पेशेंट को दे रही है। फिर वो आप फिजियोथेरेपी में लें, सर्जिकल लें, हम लोग भी ऐसी एनजीओ के साथ काम करते हैं। इट इज नॉट अबाउट एवरीथिंग अबाउट मनी, जहां पर हम पेशेंट्स का फ्री इलाज करते हैं, फ्री कंसल्टेशन करते हैं, और वहां पे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको नो इश्यूज, हम अपने पार्ट प्ले करते हैं, एनजीओ अपना करती है, उनको कहीं भेजना होता है, वॉट एवर। तो कहने का मतलब है कि जो इलाज है वो मुख्तलिफ लेवल पे, हाँ अवेयरनेस लोगों में थोड़ी कम है। और आप खुद एसोसिएट रही हैं, आपने देखा है कि सिंध गवर्नमेंट ने कितने मुख्तलिफ शोबों में, जो ऑनेस्टली अनसंग है, मेडिकेशंस के हवाले से, केयर के हवाले से, बहुत सारी चीजें लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि कितनी मौजूद है। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ही में ही फ्री ऑपरेशंस होते हैं, कुछ एनजीओज भी उनको हेल्प करती हैं, और कुछ ऐसे इवन कराची में और दूसरी जगह पे मैंने देखे हॉस्पिटल्स हैं जो बहुत इकोनॉमिकल रेट में जो है पेशेंट्स को ऑपरेशन करवा के देते हैं अपने वेलफेयर के थ्रू। तो ऐसी सब, और इवन फिजियो और बाकी चीजें भी, तो ऐसी बहुत सारी चीजें बिल्कुल अवेलेबल हैं और मिल जाती हैं। लोग अगर हमारे पास भी आते हैं या वैसे भी कंसल्ट करते हैं तो सर्च करते हैं तो मिल जाती है। बाकी ये कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर
या उसकी सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन के साथ पेशेंट को बताना बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं बताते, खुदा न ख्वास्त हो जाए, खुदा न ख्वास्त कुछ हो जाए, तो मरीज यही कहते हैं कि आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया। अब यहाँ पर ये भी इशू रहता है कि अगर आपने क्रेनियोस्टेनोसिस की बात की, अगर उसमें एक पिंट ब्लड की जरूरत होती है, वेट बॉडी के हिसाब से जितने भी ब्लड की जरूरत हो, अगर अटेंडेंट्स जो सिंध या बलूचिस्तान से आते हैं दूसरे, तो उनको जब बताया जाता है कि ब्लड अरेंज होगा, तो वो उस पर भी घबरा जाते हैं। ब्लड, हमारे बच्चे को ब्लड लगेगा, इसका ब्लड तो ठीक है, अब ब्लड क्यों भाई? अब देखिए सर्जरी है, हो सकता है ब्लड की जरूरत पड़े, बच्चों में इतनी सेहत नहीं होती कि वो इतना बर्दाश्त कर सके, तो वी हैव टू काउंसल देम अगेन, और सारी चीजें उनको बतानी पड़ती है। इस सर्जरी की वजह से झटके भी पड़ सकते हैं पेशेंट को, तो वो भी उनको, अच्छा अभी तक तो कभी नहीं पड़े, देखिए अभी नहीं पड़े लेकिन बाद में पड़ सकते हैं। और इस रेवलेंस में आप जाएं तो आप देखेंगे कि उनको काफी सारे लोग पहले तो ये उन पीरों के पास जाते हैं, तावीज करवाते हैं, दूसरी चीजें करवाते हैं, और अपना काफी ज्यादा जो वैल्यूएबल टाइम होता है वो जाया करके आते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आते हैं, देन वी हैव टू काउंसिल देम अबाउट सर्जरी और पोस्ट ऑप केयर, और मे बी लेटर इन द लाइफ, मे बी नॉट 100%, पर मे बी कभी दोबारा भी जरूरत पड़े। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जिसके लिए हमें बताना पड़ता है। और पोस्ट ऑप में ये है कि यूजली पेशेंट को हम एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं, पेन किलर्स देते हैं। 2 से 3 दिन पेशेंट, हर जो भी मैंने आपको डिजीज बताई, आइदर इट इज हाइड्रोसेफेलस और एमएमसी या क्रेनियोस्टेनोसिस की आप बात कर रही हैं, तो उसमें फिर पेशेंट को एडमिट रहना पड़ता है जब तक उसकी कंडीशन बेहतर हो और उसका वूंड जो है पूरी तरह से बहुत अच्छा नहीं हो जाता। बिकॉज बच्चों के वूंड वगैरह खराब होते हैं तो काफी देर से वो जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हैं। तो यूजुअली वैसे तो यही है कि 1 डोज या 2 डोज एंटीबायोटिक के दिए जाते हैं, लेकिन पेशेंट इतना दूर दराज से आते हैं कि वी कैन नॉट लीव देम कि ठीक है आप मेडिकेशन के चले जाएं। बिकॉज जब भी वो जाते हैं किसी ऐसी जगह से ड्रेसिंग करवाएंगे जहाँ पे चीजें स्टरलाइज नहीं है, साफ सुथरी नहीं है, अगेन वो हमारे पास वापस आते हैं कि जख्म खराब हो गया। एंड सारा ब्लेम तो फिर हमें ही लेना पड़ता है, बिकॉज वी आर द प्राइमरी हेल्थ गिवर्स। तो फिर उसको फिर हमें फिर से ट्रीटमेंट देना पड़ता है जब तक कि वूंड साफ ना हो जाए। तो ये चीजें भी उनको समझानी पड़ती है कि भाई जब आप हमारे यहाँ से जा रहे हैं तो कहीं से भी ड्रेसिंग करवाएं तो स्टरलाइज ड्रेसिंग होनी चाहिए, साफ सुथरी ड्रेसिंग होनी चाहिए, किसी अच्छे हॉस्पिटल से करवाइएगा। तो ये भी हमें उन्हें काफी अच्छी तरह से काउंसिल करना पड़ता है। अब कुछ जो लोग, जो पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, लर्नेड हैं, या जो अफोर्डिंग है, वो तो इन बातों को बड़ी इजीली समझ जाते हैं और अच्छी जगह से करवाते हैं। लेकिन मेजोरिटी, आपको पता है हमारे मुल्क के इकोनॉमिकल हालात कैसे हैं, तो काफियों को फिर हमें काफी समझाना पड़ता है इस बारे में भी कि पोस्ट ऑप केयर कैसे देनी है, और अगर फिट्स वगैरह पड़े तो कैसे उनको एड्रेस करना है, क्या करना है। तो काफी उसमें भी हमें पोस्ट ऑप काउंसलिंग रहती है। और पेशेंट को यूजली हम एटलीस्ट 1 या 2 बार एवरी 3 मंथ्स या 1 मंथ के बाद बुलाते हैं फॉर चेकअप, ताकि पता चले कि प्रोग्रेस कैसी है पेशेंट। तो ये एंड यहाँ पे मैं ये बताती चली जाऊँ कि एपिलेप्सी के हवाले से, चाइल्डहुड एपिलेप्सी या सीजर्स के हवाले से जो पोस्ट ऑप जिनके बारे में डॉक्टर और उनसे बात कर रहे हैं, शिफाम हैज़ बिन वर्किंग ऑन दिस फॉर द पास्ट 2 years, एंड चाइल्डहुड एपिलेप्सी हेल्पलाइन एंड चाइल्डहुड एपिलेप्सी क्लिनिक जो है उस पर आप रुजू कर सकते हैं अगर आपके बच्चे को फिट्स या झटके पड़ रहे हैं। तो आप हमारी जो शिफाम पेज पे वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, आप हेल्पलाइन पे कॉल करके बात कर सकते हैं, क्योंकि बात करने से बात बढ़ती है और आप फिर समझ सकते हैं। अब वो जो एक स्टिग्मा था डॉक्टर औरंगजेब के, लोग क्या कहेंगे, बराबर वाले क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, हम अपने मुआशरे को उसमें से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आई एम श्योर कि आपके भी क्लिनिक में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स और उनके केयर गिवर्स आते होंगे जो कहते होंगे कि नहीं डॉक्टर साहब हमें बताएं कि ये ठीक तो हो जाएगा, ये इसकी शादी तो हो पाएगी। और उस तरह के सवालात होते हैं जिन पे आप उस वक्त शायद आप उनको झेल लेते हैं या उनका सामना कर लेते हैं, लेकिन आई एम श्योर कि आप उस वक्त उनको ये बता रहे होते हैं कि इस वक्त जो इंटरवेंशन है, जो चीज़, जो सर्जरी आपने करनी है या जो ट्रीटमेंट मेथडोलॉजी आपने यूज़ करनी है, वो क्यों इस वक्त बहुत बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखें, अगर हम इसमें बात करें एमएमसी की, कुछ उसमें से बताऊंगा और कुछ हाइड्रो में से, कि
एमएमसी के माइलोमेनिंजियोसील के हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, तो अगर उन पे पैदाइशी तौर पे एक पावर होता है, टांगें मूव कर रही हैं, तो वो बाद में भी करेंगी। अगर यूरिनरी कंट्रोल उस वक्त बच्चे का है और वो अपनी नैपी बार बार गीली नहीं कर रहा, तो वो बाद में भी बेहतर होगा। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे आते हैं अपने बच्चों के साथ जिनकी टांगों में इतना पावर नहीं होता, पावर कम होता है, तो हम उनको काउंसिल करते हैं, बिकॉज पैदाइशी तौर पे है, तो वी कांट गारंटी यू कि ये इम्प्रूव होगा, और उसके बहुत कम चांसेस होते हैं, एंड वी हैव टू टेल देम। लेकिन उसका इंसिस्ट होता है कि नहीं डॉक्टर साहब, पावर, टांगों की ताकत तो पूरी हो जाएगी पूरी। तो कहने का मतलब ये है कि अब वो पैदाइशी तौर पे, तो हम उनको कोई फॉल्स होप नहीं देते, बस कोशिश करते हैं कि किसी तरह वो काउंसिल हो जाए। इसी तरह हाइड्रोसेफेलस के भी मुख्तलिफ टाइप होते हैं, लेकिन जिसमें ये समझे कि बहुत बहुत ज्यादा पानी है, और दिमाग की जो अपना पैरेनकाइमा है, दिमाग का जो अपना मवाद है, वो थोड़ा कम है, तो अगर हमको पेशेंट को काउंसिल करना पड़ता है कि इसका आईक्यू लेवल दूसरे बच्चों से कम होगा, या ग्रोथ में थोड़ा हो सकता है स्लो हो, दैट इज समथिंग वी हैव टू, पेरेंट का जो उनके वालिदैन हैं, उनका दिमाग हमें थोड़ा उस तरफ ले जाना पड़ता है, ताकि वो उस चीज को समझें और अंडरस्टैंड करें कि ही मे टेक सम टाइम। और इसी तरह ये आपने एपिलेप्सी की बात की, तो उसमें भी इस तरह से है कि अक्सर पेरेंट्स समझते हैं कि वो मेडिकेशन शायद 1 महीना या 2 महीना चलेगी, बट उस वो एक लॉन्ग टर्म में चलती है, और उसके लिए रिपीटेड सर्विलेंस की भी जरूरत होती है, ब्लड रिपोर्ट्स की भी जरूरत पड़ती है, ताकि हम देखें कि इसका इफेक्ट बॉडी पे कितना हो रहा है। तो वो सारी चीजें भी उनको समझाना पड़ती है। कभी जो इनिशियल मेडिकेशन स्टार्ट की है, पेशेंट उसको लेटली रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो वी हैव टू चेंज दी मेडिकेशन, एपिलेप्टिक मेडिकेशन को चेंज करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो है उनको हमें और कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक मेडिकेशन के बजाय हमें 2 2 या 3 दिन एपिलेप्टिक मेडिकेशन देनी पड़ती है। तो पेरेंट्स उन सारी चीजों के लिए मतलब बहुत सारे अपने ऑप्शंस रखते हैं कि अच्छा, अब आप 2 क्यों दे रहे हैं, 3 क्यों है। खैर हमें उनको काउंसिल तो खैर पॉजिटिव ही करना पड़ता है, लेकिन वही बात कि इधर उधर की सुनी सुनाई बातों में काफी सारे ऐसे उनके सवालात होते हैं जो इररेलेवेंट होते हैं। तो हर पेशेंट की अपनी नोयत होती है, अपना रिस्पॉन्स होता है, जो जैसा कि आपने कहा वक्त के साथ पता चलता है। जैसे जैसे हम उनको टाइम ड्यूरेशन देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह चीजें इंप्रूव होती जाती हैं, तो पेशेंट भी सेटिस्फाई होते हैं उनसे। डॉक्टर औरन साहब, सैम भुट्टो हैं हमारे साथ, और उन्होंने मैसेज किया है कि मेरा बेटा है वो बात नहीं करता, वो 3 साल का हो गया है और उसको एपिलेप्सी है, और वो एपिवाल दवा देती हूँ उसको मैं। और मेरी बेटी जो है उसके ब्रेन में पानी है बर्थ से। आगा खान में डॉक्टर को दिखाया तो वो बोलते हैं कि खुद से सूख जाएगा, अब तक नहीं सूखा है। अब कह रहे हैं बात करेगा तो सूखेगा। देखिए, इस तरह तो स्पीच थेरेपीज होती हैं बच्चों के लिए। पहले तो उनको चेकअप करवाना पड़ेगा पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट से कि उनको कोई ऐसा ऑटिज्म या किसी और तरह का इशू तो नहीं है, शाइनेस तो नहीं है। अगर इनमें से कोई इशू नहीं आता, जो भी वो अपना डिफरेंशियल डायग्नोस बनाते हैं, तो स्पीच थेरेपीज आती हैं, उनकी तरफ उनको जाना पड़ेगा। एमआरआई करवाना पड़ेगा कि ब्रेन में कोई पैदाइशी तौर पे हिस्सा सूख तो नहीं किया, कोई इस्केमिक चेंजेस तो नहीं है जिसकी वजह से ये सारी चीजें आ रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारा वर्कअप करेंगी, और अगेन जब एमआरआई नॉर्मल है या बाकी चीजें सही है, तो उनको चाहिए कि स्पीच थेरेपी करवाएं बच्चे की। लेकिन अगेन उसके लिए पूरा केस रीड करना पड़ेगा कि क्या है, और इन्होंने कितना कितना, डेफिनेटली उन्होंने बिल्कुल उस पर वर्कअप किया होगा, काम करवाया होगा, तो उस पूरे केस को रीड करके फिर ही किसी कंक्लूजन पहुंचना पड़ेगा। कभी कभी बचपन से ही दिमाग का कोई हिस्सा सूख जाता है, तो उसमें अक्सर लोगों को फिट्स भी पड़ते हैं, उनको बोलने का प्रॉब्लम भी होता है। अगर वो क्लियर है, तो दूसरी डिफरेंशियल डायग्नोज देखनी पड़ती है कि कहीं ऑटिज्म तो नहीं है, कहीं अब इनको जो है वैसे ही कोई इशू हो, फैमिली के सामने बात करते हो लेकिन लोगों के सामने आकर वो थोड़ा शाय हो जाते हो, तो ये सारी चीजें चेक करनी पड़ेंगी इनकी। एपीवॉल ये दे रही है, लेकिन बच्चों में यूजली अवॉइड किया जाता है इसको, यंग बच्चों में। अब अगर अभी ये कंटिन्यू रख रही है बच्चों में, इनको अच्छा रिस्पॉन्स अगर मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन बेहतर है कि चेंज करवा लें। सेकंड, इनकी बेटी का हाइड्रोसेफेलस का इशू था। हाइड्रोसेफेलस अगर बच्चा इरिटेटेड नहीं है, अ, उसको बार बार जो है वो इरिटेट नहीं हो रहा, खाने में वॉमिटिंग वगैरह नहीं हो रही, मतली वगैरह उसको महसूस ज्यादा नहीं हो रही, बहुत ज्यादा सिवियर हेडेक नहीं है, तो
इस तरह का हाइड्रोसेफेलस हम अरेस्टेड या हाइड्रो में डाल देते हैं कि उसको किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। ब्रेन मैटर को देखा जाता है, अगर वो रिलैक्स है और कोई रेज्ड आईसीपी के साइन बच्चा नहीं दिखा रहा है कोई, तो फिर हम उसको ऑब्जर्वेशन पे रखते हैं। तो मे बी डॉक्टर ने उनको ऑब्जर्वेशन पे रखा हुआ है कि उनको हम फॉलो अप पे रखेंगे, वेट एंड ऑब्जर्व करेंगे बच्चे को, तब भी ठीक है। क्योंकि उसके हाइड्रोसेफेलस अगर एक्टिव है तो उसके काफी ज्यादा साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, जिसमें इरिटेट रहना, मतली बहुत ज्यादा होना, सर में दर्द होना, इवन झटके पड़ना, 2 to 3% हाइड्रो की वजह से भी फिट्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें ऑब्जर्व की जाती हैं। डेफिनेटली जब डॉक्टर्स नहीं देखा होगा कि ये सारी चीजें हैं, तो उन्होंने इसको अ, उसमें अरेस्टेड में डाल दिया होगा, अरेस्टेड हाइड्रोसेफेलस, और उन्होंने अभी उनको करंटली ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है। तो इफ शी इज परफॉर्मिंग वेल, तो किसी भी इंटरवेंशन की नीड नहीं है। डॉक्टर औरंगजेब, आई नो कि जैसे कि आपने बताया कि आपकी years in the clinic and in your experience as a practitioner, आपको जो मुश्किलात फेस होती हैं जब आप क्लिनिक में होते हैं या जब आप काम पे होते हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि केयर गिवर्स को हम एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी दिखा सकें कि एज अ कंसल्टेंट आपके लिए क्या मुश्किलात आपको फेस करनी पड़ती हैं। देखिए, मुश्किलात तो यूजुअली यही होती है कि पेरेंट्स को बिलीव करवाना, बिकॉज वो चाहते हैं इंस्टेंट रिलीफ, कि इशू फौरी हल हो जाए और बाद में कुछ भी ना हो, कोई ऐसा इशू ना हो। तो एक चीज जो उनको समझाना पड़ती है या उस पर कंसंट्रेट कि अगेन इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। देखें, एक पेशेंट है जो 5 साल तक ब्लड प्रेशर की दवाई लेता है रेगुलरली, एक दिन भी उसने उसको नहीं छोड़ा 5 साल तक, लेकिन एक महीने के लिए वो छोड़ता है और उसको फिर लेट्स सपोज स्ट्रोक हो गया, हेमोरेज हो गया ब्रेन में। हम तो कहेंगे भाई 5 साल तक इसने मेडिकेशन इस्तेमाल की, सिर्फ एक महीना छोड़ी और दिमाग में खून की नाली फट गई, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो इलाज नाकाम है। तो कहने का मतलब ये कि हम कहते हैं कि क्या ब्लड प्रेशर का इलाज है? नहीं, ब्लड प्रेशर का तो इलाज नहीं हुआ, ये तो वो उसको प्रिवेंट कर रहे हैं, उसको कंट्रोल करके बैठे हैं। इसी तरह ही जो बाकी बीमारियां होती हैं, उनमें भी हमें देखना पड़ता है कि हाउ इट गोज। तो जब उनको डॉक्टर किसी भी तरह की काउंसलिंग करता है, तो वो कोशिश होती है कि उनको हर प्रोस्पेक्टिव दे। जो मेरा ख्याल है पेरेंट्स को बिलीव करना चाहिए और समझना चाहिए। अगर उनको और ज्यादा उस पर जानना है तो वो सेकंड ओपिनियन ले लें, जिसके मैं हक में हूं कि बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन जो आसपास के लोगों के हिसाब से वो अपना एक राय बना देते हैं या किसी और के कहने पर राय। दूसरा, स्पेशलिस्ट, अगर मैं न्यूरोसर्जन हूं तो मैं न्यूरोसर्जरी में अपना मशवरा दे सकता हूं, लेकिन ऑर्थोपेडिक में मैं बिल्कुल भी नहीं दे सकता, और उसमें मेरी कोई रेलेवेंस भी नहीं है। तो अगर कोई उनको एक्स वाई जेड अपने मोहल्ले का डॉक्टर कुछ कह देता है तो वो उस पर बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, तो उसको चेंज करने में काफी हमें टाइम लगता है। तो मैं इवन मैं और न्यूरोसर्जन हूं, मैं कहूंगा अगर मैं किसी ऑर्थोपेडिक या इवन जनरल सर्जन के भी किसी उसको करूं, तो भी वो उनको नहीं मानना चाहिए कि भाई बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम दैट फील्ड। तो फील्ड टू फील्ड जब वो जाए तो उस डॉक्टर की माने हम, फिर वो उसमें चले जाते हैं, क्योंकि जो उनको पहला डॉक्टर मिलता है उस पर वो बहुत ज्यादा वो बिलीव करते हैं। अच्छा, हमें फलां डॉक्टर ने तो ये कहा था, तो हमें पता चलता है भाई वो तो इनके लोकल एरिया में डॉक्टर था, उसने बस इनको थोड़ा दिमाग में बात डाल दी है, अब वो उसको पकड़ के बैठ गए। फिर जब ये लेटली हमारे पास आते हैं तो पेशेंट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में होता है, या फिट्स में होता है, या हमें उससे आईसीयू केयर देनी पड़ती है। तो वो सारी चीजें जो है उनको जो है ना डॉक्टर पे छोड़नी चाहिए जो पर्टिकुलर स्पेशलिटी का है, रादर देन के किसी और ने क्या कहा, फला ने क्या कहा। रिलीजियस बातें भी हैं, माननी चाहिए, चले आपने कोई करवाया है कहीं से तावीज दुआ वगैरह करवाई है, ठीक है, दैट इज गुड। लेकिन जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसको भी आप कंटिन्यू करें। हो सकता है अल्लाह ने किसी वसीले उसका इलाज लिखा हो और आपके इलाज में बरकत हो जाए। काफी सारी लोगों के साथ दुआएं होती हैं, उनका इलाज डेफिनेटली इजी हो जाता है। तो ये चीजें तो है, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट को छोड़ना नहीं चाहिए। कुछ लोग बीच में छोड़ देते हैं, फिर हमारे पास आते हैं, हाँ ये चीज कर रहे थे, ये ट्रीटमेंट हम ले रहे थे। और जैसे हम एग्जाम्पल दूं, एपिलेप्सी की आपने बात की, तो ऐसे काफी केसेस आपने देखे होंगे, एपिलेप्टिक मेडिकेशन ले रहे हैं और अपनी मर्जी से सेल्फ उसमें करके वो मेडिकेशन छोड़ देते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि 2 महीने तक इसको झटके नहीं पड़े, 2 महीने तक तो ये बिल्कुल ठीक था। तो भाई आपको किसने कहा था छोड़ने के लिए? हमने खुद ही छुड़वा दी।
अब पता चला कि भाई उसको फिट्स पड़े हैं, उसके सर पे चोट आ गई है, या उसने खाना जो है वो उसकी सांस की नाली में चला गया है, और वो क्रिटिकल कंडीशन में हमारे पास प्रेजेंट करता है। तो ऐसे काफी केसेस हमने देखे भी हैं। तो जब भी कोई मेडिकेशन वगैरह आप छोड़ते हैं तो डॉक्टर के मशवरे के हिसाब से छोड़ें। आपका जो भी प्राइमरी फिजिशियन है उसके मशवरे से छोड़ें, जिसको आपका केस पता है। ये कंपेरेटिवली ज्यादा अच्छा है रादर देन के सेल्फ मेडिकेशन करें। बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर औरंगजेब, जो आपने इस पे एक स्पॉटलाइट आपने डाली है, क्योंकि अमूमन पेशेंट और पेशेंट माइंडसेट जब वो आते हैं तो वो ऑलरेडी परेशान होते हैं, वो सॉल्यूशंस सीख रहे होते, ढूंढ रहे होते हैं, एंड उनके लिए फास्ट रिलीफ, जैसे आपने कहा, क्विक फिक्स जो है एक चीज़, वो बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन पेशेंट और पेशेंट के केयर गिवर को ये समझाना कि क्विक फिक्स जैसी कोई चीज़ नहीं होती, हर चीज़ के अंदर टाइम, मेहनत, एफर्ट लगता है। बिल्कुल। और wrapping up today's session, which was a very, very informative session from you, अगर हम थोड़ा सा अगर थोड़ी सी हम लोग अवेयरनेस डालें कि एज पेरेंट्स जो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि उनके बच्चे को न्यूरोलॉजी या न्यूरोसर्जरी पीड्स के हवाले से उनके बच्चे को रेलेवेंट इलाज करवाना है, तो उनको अपना माइंड किस तरह बनाना चाहिए अपनी जर्नी शुरू करने में, whether hydrocephalus हो, whether shunts required हो, whether spina bifida हो या epilepsy हो, तो माँ बाप अपने आप को किस तरह या घर वाले अपने आप को किस तरह प्रिपेयर और मजबूत कर सकते हैं? देखिए राबिया, इसमें यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो अपना टाइम वेस्ट ना करें। जो भी प्राइमरी ट्रीटमेंट उनको डॉक्टर बताता है, एक तो वो लेना शुरू करें। दूसरा ये है कि ट्रीटमेंट हमेशा टाइम लेती है। इट इज़ नॉट दैट कि अभी वो उन्होंने कोई भी फिट्स के लिए मेडिकेशन ली तो प्रॉब्लम वहाँ सॉल्व हो गया एंड ही हैज टू टेक इट। नो, उसके बाद उनको 6 मंथ या 3 मंथ में जब भी डॉक्टर बुलाए उनको जाना चाहिए। ब्लड टेस्ट होंगे, पता चलेगा कि भाई मेडिकेशन की कितनी मिकदार बॉडी में मौजूद है। प्लस में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जिससे पता चलता है कि भाई कहीं जो मादनियात हैं बॉडी में उसके उसको तो इफेक्ट नहीं किया मेडिकेशन ने। इसी तरह जब शंट होता है तो उनको हम कहते हैं कि भाई एवरी 3 मंथ हमारे पास विजिट करें, और हमें दिखाएं कि भाई कोई शंट काम करना तो नहीं छोड़ गया, इट इज वर्किंग प्रॉपरली। पेशेंट में कोई रेज्ड आईसीपी के साइन तो नहीं है, कहीं उसके सर में दर्द होना, इरिटेट होना, और इस तरह का कोई इशू तो नहीं हो रहा, या झटके तो नहीं पड़ रहे। एमएमसी में भी हम इसी तरह पेशेंट्स को काउंसिल करते हैं कि उसकी पोस्ट सर्जिकल जो है, जब जख्म वगैरह बेहतर हो जाए तो फिजियोथेरेपी वगैरह करवाएं। यूरोलॉजी का कोई कंसल्टेशन है तो वो लें, ऑर्थोपेडिक के लिए। और हमारे पास अगेन 2 से 3 महीने में फॉलोअप करवाते रहें कि जो फिजियोथेरेपी या जो रिहेबिलिटेशन हमने कही है उसका कितना इफेक्ट हो रहा है। तो ये है कि ये बातें उनको समझना और काउंसिल करना हमें पड़ती हैं, और ताकि पेशेंट ये समझे कि वी हैव टू कीप द सर्वेलेंस ऑफ द पेशेंट, जो बहुत जरूरी है कि जो बीमारी है उसके हिसाब से हमें थोड़ा बहुत पता हो। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे एमएमसी किया, उसके साथ अगर एसोसिएटेड कैरी मॉलफॉर्मेशन है, लेटली पता चलता है पेशेंट्स को, वो कहते हैं हमें तो मालूम ही नहीं था कि इसके साथ ये भी होता है, या इसके लिए भी हमें दिखाना था और ये रिजॉल्व नहीं होगा। तो अगेन उनको एटलीस्ट विजिट जो है, जब तक अक्सर डॉक्टर कह भी देते हैं, इट्स नॉट कि आप 1 साल के बाद आइए, कि जब कोई इशू हो तो तब आइए, इट्स नॉट कि उनको बुलाना ही बुलाना होता है। तो उनको प्राइमरली उस चीज में रखना होता है। बाकी ये है कि आधा काम करवाना या छोड़ बाकी को छोड़ देना। जैसे हमने अगर सर्जरी की तो लेटली हम रेफर करते हैं ऑर्थोपेडिक की तरफ, क्लब फुट के लिए। तो कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो जो नहीं कर सकते फिर हम उनको गाइड करते हैं कि भाई फला फला सेंटर्स हैं जहाँ बहुत इकोनॉमिकल रेट में आपका काम हो जाएगा, या गवर्नमेंट सेटअप्स हैं जहाँ पे इजिली आपको एक्सेस मिल जाएगी और आपका काम अच्छे से हो जाएगा। तो फिर हम उनको उस हिसाब से गाइडेंस देते हैं। ज़बरदस्त। डॉक्टर औरंगजेब इज़ अवेलेबल शिफाम के प्लेटफॉर्म पे, आप कंसल्ट कर सकते हैं थ्रू फ़ोन कॉल, थ्रू वेबसाइट या ऐप के ज़रिए। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच आपके वक्त का, डॉक्टर औरंगजेब, एंड आई होप दैट वी हैव अनदर सेशन सून, जिसको हम थैंक यू।
कहते हैं ना कि हम ये हमारा एक इंट्रोडक्टरी सेशन आ गया, एंड होपफुली वी कैन गेट यू इन नेक्स्ट टाइम जस्ट टू फोकस ऑन हाइड्रोसेफलस. सो थैंक यू वंस अगेन, एंड प्लीज हैव अ वेरी वेरी गुड डे, और अपनी हेल्थ का ख्याल रखें आप सब, क्योंकि अगर हेल्थ है तो जान है, और एक बंदे की पूरी दिन जिंदगी और सब कुछ, घर, सब कुछ आपकी सेहत के अराउंड रिवॉल्व करता है. सो थैंक यू सो मच, एंड खुदा हाफिज.